बीए सिक्स सेमेस्टर उर्दू एम जैसी 10 का चैप्टर 4 इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाली हूँ। उससे पहले चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक पढ़ा चुकी हूँ। जिन्होंने भी पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले वाले चैप्टर्स नहीं पढ़े तो जाके ज़रूर पढ़ना। बीए सिक्स सेमेस्टर उर्दू इस नेम से प्लेलिस्ट मिलेगा, आप लोग जाकर सारे वीडियोस ज़रूर देख लेना, क्योंकि एक अब आप लोग के एग्जामिनेशन में ज़्यादा टाइम नहीं बचे हैं। तो चैप्टर 4 में पढ़ना क्या है, तो चैप्टर 4 में पढ़ना है तर्जुमा निगारी और उसके फ़न और रिवायत। और इसमें एक और टॉपिक है अहमियत व अफादियत। और एक चीज़, इसका एक और पार्ट आने वाला है, क्योंकि जो चैप्टर 4 है इसमें 3-4 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो एक ही वीडियो में सारे पॉइंट्स कवर करना मुश्किल है। मेरे लिए मुश्किल नहीं है, मैं तो करा दूँगी, लेकिन आप लोग देखोगे नहीं। इसलिए यहाँ पर मैं 2 पार्ट में इस चैप्टर को डिवाइड की हूँ। क्लियर? तो इसका एक और पार्ट आएगा। तो यहाँ पर आप लोग तर्जुमा निगारी क्या होता है ये देखेंगे, उसके बाद इसकी जो फ़न है, रिवायत है, वो सब देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले वीडियो को आप लोग कर दीजिए लाइक और शेयर। तो जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है तर्जुमा, और यही आप लोगों को पढ़ना है। तर्जुमा निगारी का मफ़हूम यानी मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन। तर्जुमा को क्या कहा जाता है, तो ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तर्जुमा आखिर है क्या। तो एक ज़ुबान के अल्फाज, ख़यालात और मज़मून को दूसरी ज़ुबान में मुंतकिल करने को तर्जुमा कहते हैं। यानी कि ट्रांसलेशन तो आप लोग शुरू से पढ़ते आए हो, आप लोग को पता है। ट्रांसलेशन में क्या होता है, कोई एक लैंग्वेज में, सपोज इंग्लिश लैंग्वेज में एक सेंटेंस दिया गया है, उसे ट्रांसलेट करना है दूसरी लैंग्वेज में यानी दूसरी ज़ुबान में। इंग्लिश से हिंदी में आप लोग को ट्रांसलेट करना है, तो वही चीज़ तर्जुमा होता है, यानी एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में मुंतकिल करना, यानी कि कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना, उसी को तर्जुमा कहा जाएगा। और यहाँ पे इसमें आप लोग को तर्जुमा को पढ़ना होगा अच्छे तरीके से, एंड ट्रांसलेशन पे ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज़ यहाँ पे इंग्लिश से हिंदी में, हिंदी से उर्दू में, उर्दू से इंग्लिश में, उर्दू से हिंदी में, इस तरीके से ट्रांसलेशन करनी यानी तर्जुमा करनी है। यानी कोई एक सेंटेंस है, कोई टेक्स्ट है, उसे कोई किसी ज़ुबान में, यानी कि कोई और दूसरी, सपोज़ कोई उर्दू ज़ुबान में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे किसी और दूसरी ज़ुबान में बगैर किसी तब्दीली के सही तौर पर पहुँचाना है, ठीक है? इसका असली मकसद यही है, यानी कि किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, तो आप लोग क्या करोगे, उसे ट्रांसलेट करोगे, किस चीज़ में? उर्दू में या फिर हिंदी में ट्रांसलेट करोगे, क्योंकि उसे इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है। इसलिए यहाँ पे क्या करोगे, उसे ट्रांसलेट करोगे। अब ट्रांसलेट करने का ये तो नहीं हो गया कि वो सेंटेंस ही चेंज हो गई, सेंटेंस सेम रहेगा, बस उसका जो ज़ुबान है यानी जो लैंग्वेज है बस वो चेंज होगा। क्लियर? अब तर्जुमा निगारी की जो फ़न है उसकी मैं बात कर लूँ, तो यहाँ पे दोनों ज़ुबानों पर महारत, यानी कि ट्रांसलेटर को असल ज़बान और जिस ज़ुबान में तर्जुमा किया जा रहा है दोनों पर मुकम्मल उबूर हासिल होना चाहिए। यानी कि अगर कोई ट्रांसलेट कर रहा है किसी चीज़ को, सपोज़ उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा है, तो उसे उर्दू की भी जानकारी होनी चाहिए और इंग्लिश की भी, तभी तो वो ट्रांसलेट कर पाएगा। उर्दू किसी को आ रहा है, इंग्लिश नहीं आ रहा है, उसे अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो वो कैसे करेगा? इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी ट्रांसलेटर है उन्हें दोनों ही ज़ुबान की जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर तर्जुमा सिर्फ़ अल्फ़ाज़ का बदल देना नहीं होता है, बल्कि ये एक ऐसा फ़न है जिसमें ग्रामर, मुहावरे और तहज़ीबी पस-मंज़र का ख़याल रखना ज़रूरी होता है। यानी किसी चीज़ को ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उसका जो ग्रामर है वो सही होनी चाहिए, उसके जो मुहावरे हैं वो सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी ट्रांसलेट कर दिए हो गया, ऐसे नहीं करना है। और यहाँ पे तर्जुमा की कुछ अक़साम भी है, 2 अक़साम यहाँ पे लिखा हुआ है। तर्जुमा की कितनी अक़साम है, तो 2, एक तो लफ़्ज़ी तर्जुमा है, दूसरा बामुहावरा या आज़ाद तर्जुमा कहा जाता है जिसे, लिटरल ट्रांसलेशन और फ्री या फिर आइडियोमेटिक ट्रांसलेशन। अब ये लफ़्ज़ी तर्जुमा क्या होता है, तो जिसमें लफ़्ज़ बा-लफ़्ज़ तर्जुमा किया जाता है, उसी को लफ़्ज़ी तर्जुमा कहा जाता है। और बामुहावरा यानी आज़ाद तर्जुमा क्या होता है, तो जिसमें असल मतन के मफ़हूम को खूबसूरती और रवानी के साथ बयान किया जाता है, उसे बामुहावरा कहा जाता है। तो ये जो 2 हैं वो तर्जुमा की अक़साम हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग तर्जुमा निगारी की अहमियत व अफ़ादियत। तो इसे मैं लास्ट में समझाऊँगी, उससे पहले आप लोग उर्दू में तर्जुमा निगारी की रिवायत देखेंगे। फ़न तो आप लोगों ने देख लिया, अब यहाँ पे रिवायत भी आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद मैं सेकंड टॉपिक पर लेकर चलूँगी। तो यहाँ पे तर्जुमा क्या होता है वो आपको पता चल गया, उसके बाद क्या पढ़ना था, उसका फ़न भी मैं बता दी हूँ। अब इसकी जो रिवायत है वो मैं बता देती हूँ।
यानी कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कब हुई, कैसे हुई। रिवायत क्या होता है कि ये शुरू कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में जानना, उसी चीज़ को कहा जाता है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज से यहाँ से शुरू होता है, यानी उर्दू में बाकायदा तर्जुमा निगारी की शुरुआत फोर्ट विलियम कॉलेज से हुई, जहाँ संस्कृत, फारसी और अरबी की दास्तानों और किताबों का आसान उर्दू में तर्जुमा किया गया। यानी कि जो तर्जुमा की शुरुआत हुई थी, वो कहाँ से हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज से हुई थी। और वहाँ की जो किताबें होती थी वो संस्कृत में होती थी, फ़ारसी में होती थी, अरबी में हुआ करती थी। तो वो क्या किए कि वहाँ उर्दू में, ठीक है? वहाँ उर्दू में तो हो नहीं रही थी, उसकी जो दास्तानें थी वो सब उर्दू में नहीं थी, दूसरी-दूसरी लैंग्वेजेज़ में थी, यानी संस्कृत में थी, फ़ारसी में थी, अरबी में थी, लेकिन उर्दू में नहीं थी। तो वहीं से उस किताब को ट्रांसलेट करके उर्दू में किया गया, तो वहीं से तर्जुमा की शुरुआत हुई। दिल्ली कॉलेज और इसके बाद में हैदराबाद, ठीक है? दिल्ली कॉलेज के बाद हैदराबाद के दारुल तर्जुमा उस्मानिया ने साइंसी, कानूनी और इल्मी किताबों का उर्दू में तर्जुमा करके तारीख रकम की। अब जदीद दौर आता है, तो इसमें आज के दौर में अंग्रेज़ी और दीगर आलमी ज़ुबानों से उर्दू में और उर्दू से दीगर ज़ुबानों में तर्जुमा का काम तेज़ी से जारी है। तो ये थी तर्जुमा निगारी की रिवायत। क्लियर? तो बस इतना ही पॉइंट्स आप लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो पूछा जाएगा। समझ में आया आप लोग को? तर्जुमा का फन लिखने के लिए, उसकी रिवायत लिखने के लिए, ये एग्जाम में ज़रूर आएगा, इसलिए याद रखना। अब देखेंगे आप लोग यहाँ पर एक अच्छे, यानी कि जो गुड ट्रांसलेटर होते हैं उनकी क्या-क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे दोनों ज़ुबानों का गहरा मुताला और यहाँ पर मुहावराती इल्म होना चाहिए, और ये आप लोग के एग्जामिनेशन में ही पूछा जा सकता है कि खसूसियात लिखें। जो गुड ट्रांसलेटर, यानी कि जो अच्छे ट्रांसलेटर हैं उनकी क्वालिटीज़, खसूसियात क्या हैं वो लिखें। तो ये आप लोग लिख सकते हो कि उन्हें दोनों ज़ुबानों का गहरा मुताला और मुहावराती इल्म होनी चाहिए, मौज़ू पर मुकम्मल पकड़ और समझ होनी चाहिए। उसके अलावा जो उसके असल मुसन्निफ़ है, यानी जो राइटर है, उसके मफ़हूम को बरकरार रखना और सादा आम फ़हम और यहाँ पे ज़ुबान का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि वो जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ी सिंपल होनी चाहिए कि आगे लोगों को भी समझ में आई। ठीक है? तो ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक अच्छे ट्रांसलेटर के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने ध्यान रखनी है। तो इसमें सिर्फ़ आपको चैप्टर 4 में आपको तर्जुमा क्या होता है वो जानना था। उसका जो फ़न है और उसकी जो रिवायत है वो आप लोग को पता होनी चाहिए थी। इसके अलावा एक और टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है? वो क्या है? तो तर्जुमा निगारी की अहमियत व अफ़ादियत। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग तर्जुमा निगारी की अहमियत। तो तर्जुमा के ज़रिए दुनिया भर की साइंस, फ़लसफ़ा और अदबी शाहपारे एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में मुंतकिल होते हैं। इसके अलावा तर्जुमा मुख्तलिफ़ कौमों और सकाफ़तों के दरमियान पुल का काम करता है और बाहमी समझ-बूझ को बढ़ाता है। साथ ही साथ तर्जुमा निगारी ने उर्दू ज़ुबान की वोकैब्युलरी जो होती है उसमें इज़ाफ़ा किया है और उसे जदीद उलूम से रोशनास कराया है। तो ये है तर्जुमा निगारी की कुछ अहमियत, ठीक है? अब ज़रूरी नहीं है कि यही पॉइंट्स आप लोग एग्ज़ामिनेशन में लिखो, खुद से भी बनाकर लिख सकते हो, बस समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने को तर्जुमा कहा जाता है, कि वो चीज़ समझ में आए, ठीक है? जिसे उर्दू समझ में नहीं आ रही वो इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में समझ सके, तो इसलिए ट्रांसलेट की जाती है कोई भी चीज़ को। अब ट्रांसलेट करने से यहाँ पे ये बुरा नहीं होगा कि उसका जो मानी है वही, मीनिंग जो है वही चेंज कर दिया जाए। मीनिंग चेंज नहीं होता है, बस वो जो सेंटेंस है वो दूसरी ज़ुबान में लिख दी जाती है। क्लियर? तो बस चैप्टर 4 में आप लोग को इतना ही चीज़ पढ़ना था। एक और पार्ट आएगा उसमें ट्रांसलेशन की ही बात की जाएगी, यानी कि उर्दू से इंग्लिश में कैसे तर्जुमा किया जाता है, ये सब चीज़ पे बात करना है, ठीक है? तो उसका भी मैं बहुत जल्द पार्ट लेकर आ जाऊँगी। तो चलें फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर कर लें। ऑब्जेक्टिव भी मैं बहुत जल्द करा दूँगी।